जिस प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं वो हमारा प्रॉब्लम नंबर आपका है 24th, और 24th भी डायरेक्ट प्रॉब्लम है और काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। और इसमें कह रहा है कि एक तो एसी जनरेटर का डायग्राम बनाना है, जो कि फ्रीक्वेंटली आप बार बार करते ही हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, बहुत ही आसान है। आपको E = NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी जो है वो डिराइव करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बी पार्ट भी काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे एक बात जो इसमें लग रहा है कि इंफॉर्मेशन की कमी है। रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल दे रखी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप वैल्यू ऑफ द करंट इन द कॉइल निकाल सकते हैं। तो जब आप वैल्यू ऑफ द करंट कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द कॉइल निकालें, ये एक सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रोटेट करा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस डायमीटर। तो मैक्सिमम करंट जो यहाँ पे होती है वो होती है NAB ओमेगा डिवाइड बाय R। फ्लक्स कितना हो जाएगा NBA cos थीटा, NB डॉट A से थीटा हो गया ओमेगा टी। E = d5 - d5/dt करेंगे, तो जब EMF = -d5/dt करेंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो EMF आ गया, जो कि वही सेम है जो कि आपका पहला पार्ट A का है। अब इसके बाद उसको रेजिस्टेंस R से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा। तो मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी NAB ओमेगा बाय R। तो ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो गई। तो एरिया तो दे ही रखा है, एरिया इसका है 200 × 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर, जो कि 200 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, जिसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 20 टर्न्स दे रखा है प्रॉब्लम में, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे रखी है, ओमेगा भी दे रखा है। बट जो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम में रेसिस्टेंस कॉइल की नहीं दे रखी है, तो मैंने इसलिए कह दिया कि NAB ओमेगा बाय R वेज द क्वांटिटी विच इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। तो करेंगे ऐसे ही, R नहीं दे रखा है प्रॉब्लम में। सेकंड पार्ट में ट्रांसफार्मर के बारे में बात करी गई है और कह रहा है कि भाई कि डायग्राम बनाइए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। ऑब्वियस बात, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल के। फिर ऑब्टेन द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज। तो हमें ये पता है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। तो आपका ES/EP जो हो जाएगा NS/NP के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस EMF उतना ही ज़्यादा होती है जितना कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है। इसलिए ES/EP विल बी इक्वल टू NS/NP, दैट विल इक्वल टू IP/IS। यदि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होगी तो आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर विल बी इक्वल टू 1। तो इसका आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होगा ES/IS इक्वल टू इनपुट पावर EP/IP, दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो उसके बेसिस पे आपका ये एक रिलेशन आ जाता है, राइट। अब अगला जो प्रॉब्लम बी पार्ट है, ये भी बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है कि एक पावर ट्रांसमिशन लाइन दे रखी है जिसका इनपुट पावर जो है फीड करा जा रहा है 2200 वोल्ट पे, 2200 वोल्ट पे। मतलब 2200 वोल्ट आपका हो गया एक तरह से EP की वैल्यू। और इसमें जो प्राइमरी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो 3000, मतलब NP की वैल्यू 3000 के इक्वल है। कहा गया सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जिससे कि आउटपुट पावर आउटपुट जो है आपको 220 वोल्ट पे मिले, मतलब ES हो गया 220 वोल्ट के इक्वल। तो हमें NS की वैल्यू निकालनी है, तो NS विल बी इक्वल टू NP इंटू ES/EP। जब इसका यूज करेंगे तो इट विल कम आउट 300। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।